अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, अब हमने चारों केसेस बैंक रिकंसिलेशन के अंदर जो एक सवाल सॉल्व करने के लिए जरूरत होती है वो हमने कर ली है। आज हम पहला सवाल करने जा रहे हैं, पहला जो फेयर आप एग्जाम में जैसे करेंगे। अभी तो मैंने इंडिविजुअल एक एक केस को समझा के उसकी एक्सरसाइज करवा के केसेस बना के करवाया। अब आप प्रॉपर सवाल करेंगे, प्रॉपर सवाल। अब आप प्रॉपर सवाल करेंगे। आप जब भी प्रॉपर सवाल करने स्टार्ट करने जा रहे होंगे तो आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे एक। उस स्टेटमेंट में सिर्फ कैश, सिर्फ बैंक की बातें नहीं होंगी, चारों बातें हो सकती हैं। कैश बुक के में ऐड होने वाली चीजें भी हो सकती हैं, कैश बुक में लेस होने वाली भी चीजें हो सकती हैं, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने अपलोड की हुई थी वीडियो। बैंक स्टेटमेंट में भी ऐड होने वाली चीजें हो सकती हैं और बैंक स्टेटमेंट में लेस होने वाली चीजें भी हो सकती हैं। यानी एक कॉम्बो आएगा पूरा। क्लियर है मेरा बच्चा? वो आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के प्रेजेंट करना है उसको। यहां तक बात क्लियर है मेरा बच्चा? अब हम बुक का पहला सवाल करने जा रहे हैं। ये बुक हमारी शाज अकाउंटिंग वाली बुक, अहमद एकेडमी की फर्स्ट ईयर की। इसका पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूं। खुद से कोई भी सवाल मत करना, मेरे हर एक एक लेक्चर में बहुत ऑर्डर सीक्वेंस में चीजें होंगी, तो तुम उसी तरीके से पढ़ना। क्लियर है बच्चा? आइए जरा पेज नंबर 121 निकाल लो। प्रॉब्लम एंड एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 1। ये मैसर्स जहान एंड सन्स के नाम से, जहान सन्स के नाम से। आपको सबसे पहले देखो शुरू में अनएडजस्टेड बैलेंस दिए हुए होंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम। कैश बुक बैंक कॉलम क्यों लिखा हुआ है यहां पे सुन लो। क्योंकि जब आप कैश बुक बनाते हैं तो आप कैश बुक के बैंक वाले कॉलम को, जो कंपनी का कैश बुक का रिकॉर्ड होता है, उसमें दो रिकॉर्ड होते हैं, एक होता है कैश वाला और एक होता है बैंक वाला। हमारा कैश से ताल्लुक नहीं है, हमारा कैश बुक के बैंक कॉलम से ताल्लुक है, जो कंपनी का कैश बुक का बैंक कॉलम होता है। और दूसरा रिकॉर्ड होता है हमारा बैंक वालों का, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। दोनों बैलेंस देखो सेम नहीं आ रहे, अनएडजस्टेड बैलेंसेस हैं ये। एक है 30,000 और एक है 43,000, दोनों आपका अनएडजस्टेड बैलेंस है। इसको रिकंसाइल करने के लिए देखो नीचे 9 रिकंसाइलिंग आइटम दिए हुए, 9, 1 to 9, 9 रिकंसाइलिंग आइटम्स दिए हुए हैं, 9 रिकंसाइलिंग आइटम्स दिए हुए हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? आइए जरा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनती कैसे, पहले स्टेटमेंट बना लो, पहले स्पेसिमेन बना लो, उसके बाद हम सवाल को तरतीब से पढ़ के इस चीज में जो कि आपकी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है उसमें रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो चीजें सब बात की बात है। पहले आप रिकंसाइलिंग आइटम को छोड़ के बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का स्पेसिमेन कैसे बनता है पहले आप वो देख लें। क्लियर है बच्चों? आइए जरा बोर्ड पे और से देखिएगा। उठाएं पेंसिल स्केल जल्दी से, पेंसिल स्केल उठाए मेरा बच्चा जल्दी से। पेंसिल स्केल उठाओ और इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इदारे का नाम डालेंगे, मैसर्स जहान एंड सन्स। इसके बिल्कुल नीचे हम सीध में लिखेंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। किस महीने में तुम रिकंसाइल कर रहे हो उस महीने के एंड की जरा उस महीने को देख लो। हम जून 2001, रिक्वायरमेंट में देखो जरा, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून। हम फॉर द मंथ ऑफ जून की रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। आप एज ऑन भी लिख सकते हैं या फॉर द मंथ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून 2001। अच्छा आगे लिखा हुआ है एंड गिव एडजस्टिंग नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, उसको छोड़ दो, उसको मत देखना। पहले बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से हम सवाल हल करते हैं, हमेशा स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें एक कॉलम कैश बुक का होता है, एक कॉलम बैंक स्टेटमेंट का होता है, और पर्टिकुलर हम डिस्क्रिप्शन के लिए लिखते हैं, यानी
जो भी दास्ताने गम हम लिखेंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, जो एक्टिविटी हम कर रहे होंगे उसकी थ्योरी हम लिखेंगे पर्टिकुलर में, और जो अमाउंट्स होंगी वो हम लिखेंगे कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट में। तो आइए जरा मैं कॉलम बनाने जा रहा हूं, पहले यहां पे लिख लो फॉर द मंथ ऑफ जून 2001। सबसे पहला आपका कॉलम बनेगा जो कि बड़ा कॉलम होगा पर्टिकुलर का। सबसे बड़ा कॉलम जो कि आपका बनेगा वो बनेगा पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर का कॉलम, उसके बाद आप बनाओगे एक कॉलम और एक और कॉलम बनाओगे, और छतें बंद कर दो नीचे वाली भी। यहां पर आप सेंटर पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां आप लिखेंगे कैश बुक, और यहां आप लिखेंगे बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, पासबुक भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि बैंक स्टेटमेंट को पासबुक भी बोलते हैं और बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आपका जब अपना ढांचा बन जाएगा, देखो थ्योरेटिकल बातें सारी यहां पर होंगी और अमाउंट सारी यहां पर आएंगी, यानी जो भी एक्टिविटी करने जा रहे होगे उसके बारे में यहां बताओगे तुम, और जो अमाउंट होगी वो तुम यहां लिखोगे। क्लियर है मेरा बच्चा? आइए सबसे पहले हम लिखते हैं गैर मिलनशुदा बैलेंस, जो कि सवाल में दिए हुए अनएडजस्टेड बैलेंस। अनएडजस्टेड बैलेंस कैश बुक का कितना है जरा जल्दी से मुझे बता दो। कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस है 30,000। माशाल्लाह पहली रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करने जा रहे हो तुम, और अल्लाह ताला हमें इस सवाल में कामयाब करेगा। बैंक स्टेटमेंट का है 43,000 और कैश बुक का है 30,000। अब हम रिकंसाइलिंग आइटम पढ़ेंगे और आखिर में इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें रिकंसिलेशन पे बहुत मेहनत करके बता दिया कि दोनों का बैलेंस आपस में सेम होना चाहिए, क्योंकि डब्बा एक है, हिसाब किताब करने वाले दो हैं। अभी इसके हिसाब के मुताबिक 30,000 आ रहा है और इसके हिसाब के मुताबिक 43 आ रहा है, दोनों बैलेंस नहीं है, रिकंसाइल नहीं है, मैच नहीं है, सेम नहीं है। क्लियर है मेरा बच्चा? तो आइए जरा सबसे पहले पढ़ते हैं, डिपॉजिट 3,500 कैश नॉट रिकॉर्डेड बैंक स्टेटमेंट। बेटा मुंह पे सामने लिख के दे रहा है वो आपको कि ये बैंक वालों ने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है। याद है मैंने लेट डिपॉजिट पढ़ाया था, लेट डिपॉजिट पढ़ाया था आपको। सबसे पहले एड इन बैंक स्टेटमेंट का पहला पॉइंट पढ़ाया था मैंने कि हमने लेट आवर्स में जाके पैसे जमा कराए और स्टेटमेंट पहले निकलवा ली। मिसाल के तौर पे, फिर भी दोबारा मिसाल दे देता हूं मैं, एक और मिसाल दे देता हूं आपको। आपने 4 बजे आपने 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 4 बजे जाके बैंक स्टेटमेंट निकाल ली। आपने 4 बजे जाके बैंक स्टेटमेंट निकाल ली बैंक से, और आपने पैसे जो जमा कराए वो 4:30 बजे जमा कराए। तो मुझे बताओ, जब 4:30 बजे पैसे जमा कराए होंगे और तुम स्टेटमेंट 4 बजे लेके निकल गए, इदारे में ले आए और चेक कर रहे हो कि रिकंसिलेशन करूं, तो मेरा बच्चा बैंक स्टेटमेंट में तो वो शो हो ही नहीं रहा होगा जो तुमने 4:30 बजे डिपॉजिट किया है पैसा। तुम 4 बजे स्टेटमेंट निकाल के चले गए और कंपेयर करके बैठ गए कि मैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहा हूं तो मैं कंपैरिजन करता हूं। आपका बैंक, आपका जो कंपनी का नुमाइंदा था वो 4:30 बजे गया बैंक में, तो मुझे बताओ ये लेट डिपॉजिट किया है ना आपने, बैंक स्टेटमेंट में तो शो नहीं हो रहा होगा। और लेट डिपॉजिट वाली बात अमूमन वो लिख के दे देता है आगे, नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। मैंने तो फिर भी तुम्हें आसानियां नहीं बताई थी ज्यादा, क्योंकि याद रखना कामयाबी आसानी से हासिल नहीं होती है। तो तुम ये रट्टे वट्टे मतलब हो कि मुझे आगे लिख के देगा तो मैं सिर्फ करूंगा, नहीं लिख के देगा तो मुझे कैसे पता लगेगा। क्लियर है? ये प्रैक्टिस में इतनी करवाता रहूंगा कि ये पक्का हो जाएगा। क्लियर है? तो ये डिपॉजिट हुआ है, इसका मतलब है बैंक में पैसे आए हैं, लेकिन इसकी बारे में बैंक वालों ने खुद रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि लेट डिपॉजिट होगा, स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा होगा, स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा होगा। तो आइए इसको बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। आप पुराने लेक्चर मेरे उठा के देखें, उसमें बैंक स्टेटमेंट में जो ऐड होने वाला पहला पॉइंट था ना, ये वो है लेट डिपॉजिट। क्लियर है? ऐड लेट डिपॉजिट बैंक स्टेटमेंट में ऐड करूंगा, बैंक स्टेटमेंट में ऐड करूंगा। बेटा प्लीज जरा ये बेटा वॉइस बंद कर दो, साइम वॉइस बंद कर दो बेटा, क्लास हो रही है, बंद कर दो ये। ऐड लेट डिपॉजिट,
3,500। चलो भाई जमा करो जरा, कितना हो गया? 3,500। सॉरी मैंने 3,500 लिख दिया। ये हो गया आपका 46,500। और ये 30,000 एज इट इज उतार लिया हमने, क्योंकि कैश बुक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जब तक रिकनसाइलिंग आइटम सारे खत्म नहीं होंगे आंसर टैली नहीं होगा, क्योंकि पूरा सवाल बहुत सारे रिकनसाइलिंग आइटम्स के साथ दिया जाता है। क्लियर है? वो तो जब मैं समझा रहा था आपको तो इंडिविजुअल समझा रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, मेरा बच्चा अभी पढ़ा है मैंने लेटेस्ट वीडियो में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, आपने चेक इशू कर दिया है पर अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। आज नहीं तो कल बैंक में प्रेजेंट होगा तो बैंक वाले रिकॉर्ड करेंगे ना, हम क्यों करेंगे भाई रिकॉर्ड? हमने तो जब चेक इशू किया होगा तो चेकबुक तो हमारे पास होती है, हमने तो अपने पास से लेस कर दिया होगा, बैंक वालों ने इसको लेस नहीं किया है मेरा बच्चा। तो मैंने तुम्हें रिकंसिलिएशन स्कूल क्या बताया था? जिसको पता लग चुका होता है वो रिकॉर्ड नहीं करता, जिसको बाद में पता लगेगा वो रिकॉर्ड करेगा, और वो है हमारा बैंक स्टेटमेंट। तो जरा लेस कर दो बैंक स्टेटमेंट से इसको, लेस अनप्रेजेंटेड चेक, लेस कर दो। कितना है मेरा बच्चा? कितना है जरा जल्दी से देख के बता दो। 5,500। 5,500। 5,500 है, जरा लिख दो 5,500। 5,500। 5,500। तो आंसर आ गया आपका 41,000। और ये एज इट इज आ गया। कैश बुक में अभी तक कोई आइटम नहीं आया कैश बुक का रिकंसाइलिंग, तो हमने भी इसको छेड़ा ही नहीं है। उसके बाद आ गया आपका पहला, वाह वाह भाई मुबारक हो, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 2,000। और वो खुद मुंह पे लिख के बोल रहा है कि कस्टमर डायरेक्ट बैंक में चला गया था, बैंक वालों ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गया होगा, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पहले बताओ पैसे आए हैं गए? आए हैं सर, डिपॉजिट से पैसे आते हैं। दूसरी बात बताओ, क्या इसका इल्म बैंक को पहले पता लग चुका होगा? हाँ पता लग चुका होगा। जब बैंक को पहले पता लग चुका है तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। आपको क्यों बताया जा रहा है? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर ले। तो लेस इन कैश बुक, ये मेरे दूसरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको, दूसरे लेक्चर में। और पहले लेक्चर की इंट्रोडक्शन में भी एग्जांपल दी थी। कस्टमर निहार मुंह उठक के चला गया बैंक, तो मुझे बताओ बैंक को पता लगेगा ना? हम तो चद्दर उड़ के सो रहे थे, हमें क्या पता? तो बैंक वालों को पता लग चुका है, कंपनी को पता नहीं लगा, और कंपनी का रिकॉर्ड होता है कैश बुक। तो ये कैश बुक में ऐड होगा। ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर, कस्टमर कर लो उसको, कस्टमर। कितना? कितना है? 2,000 रुपए भाई, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 2,000 रुपए। आंसर निकालो कितना आ रहा है? 32,000। और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा इस बार बैंक स्टेटमेंट पे, तो हम एज इट इज लिख देंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या है। कहता है बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक ने सर्विस, सॉरी चौथा पॉइंट है, बैंक रिसीव नोट रिसीवल। हमें पैसे लेने थे किसी से, रिटन एग्रीमेंट का हमने मुआहदा किया हुआ था कि हमें आपसे पैसे लेने हैं, हमने किसी कस्टमर को पैसे दिए होंगे या सामान उधार पे दिया हुआ होगा और हमने उससे रिटन एग्रीमेंट करवाया था, वो बैंक ने कलेक्ट कर लिए हैं। ये कैश बुक के एड में मैंने दूसरा पढ़ाया था तुम्हें, दूसरा वाला पॉइंट था ये। डायरेक्ट डिपॉजिट के बाद जो दूसरा वाला था वो मैंने पढ़ाया था, बैंक कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्ट किया है। तो बैंक ने जब कलेक्ट किया होगा तो बैंक को तो पता लग चुका होगा, बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड हो चुका होगा। किसने रिकॉर्ड नहीं किया है? कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आइए जरा कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। पैसे आए हैं गए हैं? आए हैं सर, नोट रिसीबल से पैसे आते हैं सर, नोट रिसीबल से पैसे आते हैं। एट बैंक कलेक्टेड नोट्स रिसीवेबल। कितना मेरा बच्चा? कैश बुक में प्लस कर दो उसको, कितना? 12,000। कितना हो गया ये? 44 हो रहा है शायद, देखो 44,000। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज आ गया 41,000। चलो और बताओ।
बैंक ने सर्विस चार्जेस काटे हैं आपके अकाउंट से, बैंक सर्विस चार्जेस बैंक ने काटे हैं आपके अकाउंट से। आपने बैंक की सर्विस यूज की होगी भाई, कोई चेकबुक चार्जेस हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन चार्जेस हो सकते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटी यूज कर रहे हैं आप, या आपने कोई पे ऑर्डर बनवाया हो बैंक से, उस लिए था आपने वो जमा कराया और वो डिसऑनर्ड हो गया चेक, चेक डिसऑनर्ड हो गया तो वो चेक चार्जेस, वो भी बैंक चार्जेस होते हैं आपके, वो भी कट जाते हैं भाई। एड सॉरी लेस होगा ये, बैंक ने चार्जेस काटे हैं, चार्जेस हमेशा हमारे एक्सपेंस होते हैं, बैंक कम होता है चार्जेस से, चार्जेस से बैंक कम होता है। तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि चार्जेस बैंक ने काटे हैं, तो आप भी रिकॉर्ड कर लो, लेस बैंक सर्विस चार्जेस, कैश बुक से लेस होगा ये, कितना, 1000। आंसर आ रहा है 43 और ये एज इट इज है। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बैंक ने नोट पेबल पे किया आपके अकाउंट से और ये बात कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, जाहिर सी बात है जब बैंक पे करेगा तो आपको कैसे पता लगेगा, आपको कैसे पता लगेगा। फिर यहां तक बात, चलो भाई, लेस लेस बैंक पेड नोट्स पेबल, कंपनी से रिकॉर्ड होगा ये 4000 रुपए, तो ये आ गया आपका 39,000 और ये आपका एज इट इज 41,000, ये 41,000 हो गया 39। मेरे पास जगह खत्म हो गई है मेरा बच्चा, तो मैं यहां लिख रहा हूं या मैं इसको मिटा देता हूं, पहले आप यहां तक कॉपी कर लें, पहले यहां तक कॉपी कर लें, मेरे पास जगह खत्म हो गई है, अभी तक रिकनसाइलिंग आइटम खत्म नहीं हुए, अभी हमारे पास 3 रिकनसाइलिंग आइटम्स और बचते हैं, 3 रिकनसाइलिंग आइटम और बचते हैं हमारे पास, अभी इसको कॉपी कर लो तुम, बल्कि मैं यहां लिख देता हूं, लेकिन जो दास्ताने गम है वो मैं डिक्टेट करा देता हूं, यानी जो थ्योरी वाली बात होगी वो मैं डिक्टेट करवा देता हूं, सही है, या मैं इस पोर्शन को मिटा देता हूं ताकि आप लोग देख पाए। हमारा जो लास्ट बैलेंस है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मेरा बच्चा जरा गौर से देखे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सही है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना, बल्कि तुम तो पॉज भी कर सकते हो वीडियो, तो कोई मसला नहीं है, सही, मतलब पॉज भी कर सकते हो तुम। 39,000 था और हमारा 41,000 था, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। लास्ट बैलेंस कितना छोड़ा था हमने, लास्ट बैलेंस हमने छोड़ा था यहाँ पर 39,000 और 41,000। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, ओए होए 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 होए, बैंक स्टेटमेंट में ऐड होने वाला आइटम, चेक डिपॉजिट हो गया पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, चेक डिपॉजिट हो गया है पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मुझे बताओ क्लियरिंग का हेडेक मेरा होता है या बैंक का होता है, क्लियरिंग का जो, क्लियरिंग की जो टेंशन होती है वो हमारी होती है या बैंक की होती है, वो बैंक की होती है, वो बैंक की होती है, वो बैंक की होती है, क्लियर है मेरा बच्चा, क्लियरिंग का डिपार्टमेंट हमारा नहीं होता, क्लियरिंग हाउस हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। जब आपने चेक जमा करा दिया होगा तो आपने तो अपनी कैश बुक में इसको ऐड कर लिया होगा, चेक डिपॉजिट करा दिया आपने, कैश बुक में ऐड कर लिया है इसको, बैंक ने उसको 2 दिन के लिए क्लियरिंग में भेजा हुआ है, आज नहीं तो कल आएगा तो बैंक में ही आएगा ना, बैंक वाला ही रिकॉर्ड करेगा, हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे,
बैंक ने बोला अभी हम शो नहीं कर रहे, हम 2 तारीख को शो करेंगे, 31 तारीख को आपने जमा कराया ना, तो आपने जमा करा दिया, आप कर ले भाई रिकॉर्ड। हम क्लियरिंग में 2 दिन का वक्त लगेगा, तो भाई आज नहीं तो कल करेगा तो बैंक स्टेटमेंट वाला ही करेगा ना, हम क्यों करेंगे भाई? आज नहीं तो कल बैंक वाला ही करेगा ना, हम क्यों करेंगे भाई? अब हमारी स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा शो हो रही होगी और बैंक स्टेटमेंट कम शो हो रही होगी। इसको मत देखना, ये तो ऑन एडजस्ट, मतलब ये अभी तो टैली नहीं हुआ है सवाल, सही है, इसको मत देखना, मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं इंडिविजुअल केसेस नहीं बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल पूरा सवाल करा रहा हूँ। क्लियर है? तो अनक्लियर चेक हमेशा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक इन ट्रांजिट, चेक इन प्रोसेस, ये सब बैंक स्टेटमेंट में ऐड होते हैं। तो आइए ऐड कर ले। खैर मैं ये सब पढ़ा चुका हूं, मैं फिर भी तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं। ऐड अनक्लियर्ड चेक, बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है अनक्लियर्ड चेक, क्यों? क्लियरिंग का काम बैंक का होता है, हमारा नहीं होता। सही है? ऑब्वियसली जब आपने जमा करा दिया होगा तो आपने तो कैश बुक में अपने रिकॉर्ड कर लिया होगा ना कि आ गए पैसे, लेकिन बैंक वाला बोल रहा है सर 2 दिन में आएंगे, बैंक वाला टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हो सकता है, तो आज नहीं तो कल करना है तो बैंक को ही करना है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो आज हम अपनी जब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम टैली करने के लिए बैंक का बैलेंस बढ़ाएंगे ना, क्योंकि हमने तो बढ़ा लिया होगा। कितना है बेटा अनक्लियर्ड चेक? 3,000 रुपए। तो ये आ गया हमारा 44,000 और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एज इट इज आ गया 39,000। आठवीं रिकंसाइलिंग आइटम है बैंक कलेक्टेड डिविडेंड। याद है अवामी कंपनी का मुनाफा, अवामी कंपनी का मुनाफा, आपकी कंपनी ने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, अवामी कंपनी में, उससे मिलने वाला जो मुनाफा है वो डिविडेंड कहलाता है। ये बात तो हो गई भाई। वो डिविडेंड हमारे डायरेक्ट बैंक में आया है, बैंक ने उसको कलेक्ट किया डिविडेंड को, तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। आपकी क्यों बता रहा है बैंक? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। और आगे लिखा हुआ भी है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यार लेकिन इस टाइप की आदतों पे मत पड़ना कि वो लिख के देगा तो हम समझ जाएंगे कि कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया है। खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करो ना, मैंने तुम्हें रिकंसिलिएशन का उसूल बताया था। जिसको पता लग चुका होता है, जिसके इल्म में आ चुका होता है, वो रिकॉर्ड कर चुका होता है, वहां तुम्हें रिकॉर्ड नहीं करना होता। जिसको नहीं पता होता, जिसके इल्म में नहीं होता, वो रिकॉर्ड करता है। क्लियर है मेरा बच्चा? और यहां पर वो है कैश बुक, क्योंकि कंपनी का डिविडेंड जो है, कंपनी का जो डिविडेंड है वो बैंक में आया है, बैंक वाले को पहले पता लगा है। क्लियर है मेरा बच्चा? तो ये ऐड होगा कैश बुक से। ऐड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। मिलन की घड़ियां करीब आ रही हैं भाई, मिलन की घड़ियां करीब आ रही हैं भाई, ऐड कर लो। कितना है? 4,000। तो ये हो गया आपका 43,000। मिलन की घड़ियां करीब आ रही हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज आ गया 44,000। मिलन की घड़ियां कबूल हो रही हैं। लास्ट है बैंक क्रेडिटेड, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक। प्रॉफिट दिया है बैंक ने। जब भी क्रेडिटेड का लफ्ज लिखा है, सुन लो मेरी बात और सुन लो, जब भी बैंक क्रेडिट करेगा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी रिकंसाइलिंग आइटम को करने के लिए मैं फिर भी बता देता हूं कि जब भी बैंक क्रेडिट करेगा तो इसका मतलब यह है कि बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाले। वजह, क्योंकि जो पैसे आपके अकाउंट में होते हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। तो जब पैसे अकाउंट में आएंगे तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी और उसको क्रेडिट करेगा। आपके लिए जो बैंक में पैसा पड़ा होता है वो एसेट होता है। आपके अकाउंट में जब पैसा आएगा तो आप उसको डेबिट करेंगे और बैंक उसको क्रेडिट करेगा, क्योंकि आपके लिए एसेट बढ़ रहा है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, और बैंक के लिए लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट। तो बैंक अपनी जबान में बताता है, हमेशा अपनी जबान में बताता है कि मैंने आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया, यानी आपके अकाउंट में प्रॉफिट डाल दिया है। प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट में प्रॉफिट डाल दिया। जो आपका बैलेंस पड़ा हुआ है ना अकाउंट में, उस पर बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया है, बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया। ये लेक्चर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था एड इन कैश बुक के अंदर। तो अगर बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया है तो बैंक ने तो उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्योंकि बैंक ने तो खुद प्रॉफिट दिया ना। आप जो काम करने जा रहे हो वो पहले आपको पता होगा ना, आप जो काम करने जा रहे हो वो पहले आपको पता होगा ना। इसका मतलब आपने तो रिकॉर्ड कर लिया है। बैंक क्यों बता रहा है आपको? बैंक क्यों बता रहा है? आप जो काम करने जा रहे हो वो तो आपको पता होगा। यहाँ पे आप, बैंक वाला जो है उसको तो पता है कि मैंने भाई प्रॉफिट दिया है, बैंक करने जा रहा है ना ये काम।
बैंक करने जा रहा है ना काम, तो बैंक वाले ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा क्योंकि प्रॉफिट तो बैंक ने दिया है, आपके अकाउंट में कैलकुलेट करके डाल दिया। अब मुझे बताओ ये आपको क्यों बता रहा है ये बात, ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो, वरना आपका बैलेंस कम रहेगा और बैंक का बैलेंस ज्यादा रहेगा। देख लो 44 43। मुझे बताओ 1,000 रुपए का ही फर्क आ रहा है और आखिरी रिकंसाइलिंग आइटम है। जिस दिन आखिरी रिकंसाइलिंग आइटम खत्म हो जाए उस दिन सवाल टैली हो जाएगा। बैंक ने प्रॉफिट दिया है आपको, क्रेडिट का मतलब आपको प्रॉफिट दिया है, तो ये बात बैंक बता रहा है आपको। क्यों बता रहा है? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। एड बैंक क्रेडिटेड प्रॉफिट। अब जब मैं ये 1,000 रुपए ऐड करूंगा तो ये भी बैलेंस बराबर हो गया है और ये भी बैलेंस बराबर हो गया है। सवाल का रिकंसाइलिंग आइटम खत्म और मस्त कैलेंडर झूलेलाल सवाल भी खत्म। इसके आगे लिखूंगा मैं रिकंसाइल्ड बैलेंस, या बहुत सारे लोग लिखते हैं एडजस्टेड बैलेंस। जायज है, जायज है, प्यार में जायज है ये भी। ये हमने बना दिया मिलन, यहाँ से भी निकाह कबूल हो गया, यहाँ से हो गया कबीले 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 कबीले, इन्हें को हो गया 44,000 रुपए। 44,000 से आपकी ये पहली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टैली हो गई है और सवाल ऐसे ही आएगा हमेशा। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है? अब देख लो जो जो चीजें मैंने पढ़ाई थी एडलेस वाली वो सारी अप्लाई हो गई है यहाँ पे। कुछ चीजें रह गई होंगी, जाहिर सी बात है, अब एक नाम से वो कोई 4 चीजें थोड़ी दे देगा उठा के। क्लियर है? अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। ये वीडियो जरूर देखिएगा मेरा बच्चा, ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये आपके पहले सवाल रिकंसिलेशन की वीडियो है।